अब देखते हैं पाठ के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ये देखो आगे आप लोगों के सामने। नालंदा की बाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। लोग कहते हैं कि खाली 1 घंटा पढ़ाते हैं, हई के बना के ले नानी। नालंदा की बाणी एशिया महाद्वीप के पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें, मतलब इस वाक्य का मतलब क्या है। तो था नहीं, पर्वतों और उसके पार का मतलब क्या हुआ, जैसे देश विदेश में फैल जाना। तो देख लो, लेखक का कहना है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित फूस खिले थे, बल्कि अपने समय के ऐसे दीप्तमान नक्षत्र थे जिसका आलोक संपूर्ण एशिया महाद्वीप को आलोकित कर रहा था। ज्ञान के क्षेत्र में देश एवं जातियों के भेदभाव का नामो निशान नहीं था। उस समय देश जाति ये सब का नामो निशान नहीं था। नालंदा इसका ज्वलंत दृष्टांत था। नालंदा भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर की कर्मस्थली थी। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश का प्रचार प्रसार एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इसके कारण विदेशी भी नालंदा की यात्रा पर आकर ज्ञान बुद्धि पाकर अभिभूत होते जा रहे थे। फाहियान, हुयन सोंग, युवानचांग, इत्सिंग आदि विदेशियों ने नालंदा की पवित्र भूमि का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है। मतलब इसलिए बना कि दूसरे दूसरे देश के लोग आकर के यहां शिक्षा ग्रहण करके गए। तो नालंदा का जो आशय है, जो बाणी है, वो एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के पार मतलब विदेशों में चला गया। तो था नहीं ऐसा। चलिए लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वहां क्या अवस्थित था। तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम वैभार था और वह कहां अवस्थित था, 5 पर्वतों के मध्य में ना, 5 को पर्वत के बीच में बसा हुआ वो था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो बुद्ध के समय नालंदा में प्रवारिकों का आम्रवन था, मतलब आना जाना था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर और मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई, याद करो। तो जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम में महावीर और मैथिली पुत्र गोसाल की भेंट हुई। नालंदा के उपग्राम में भेंट हुआ था इनका। समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने नालंदा में कितने दिन तक वर्षावास किया। तो 14 वर्षों तक। महावीर ने नालंदा में कितने वर्षों तक वर्षावास किया, 14 वर्षों तक। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारानाथ कौन थे और इन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो तारानाथ तिब्बत के निवासी थे। तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। नालंदा किसकी जन्मभूमि थी, सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो गुप्त काल में ना। एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ, गुप्त काल में विकसित हुआ। जीवंत विद्यापीठ के रूप में कब विकसित हुआ, गुप्त काल में विकसित हुआ। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान कौन थे और नालंदा कब आए थे। फाहियान कौन थे और नालंदा कब आए थे। तो फाहियान एक चीनी यात्री थे और वे 4वीं सदी में नालंदा आए थे। कब आए थे, 4वीं सदी में नालंदा आए थे। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया। हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया और उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवानचांग भारत आए थे
और उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। नालंदा जो था अपने उन्नति के, जितना हाईएस्ट पढ़ाई होना था, जितना अच्छा था बनना था, वो सब उन्नति के शिखर पर उस समय था। लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा के नामकरण में किस चीनी यात्री ने अपने किस ग्रंथ के अनुसार क्या बताया है? तो देखो, नालंदा के नामकरण के संबंध में चीनी यात्री युवन चांग ने जातक कथा के आधार पर बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात न ऑल दा। भगवान बुद्ध के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित होता है, अनंत होता है। फलतः न तो ज्ञान देने वाले को तृप्ति होती है और न ही ज्ञान लेने वाले की तृप्ति होती है। यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में जो वो ये आधार होगा, केवल एक ध होगा, यहाँ पे आकार होगा, तो न लेने वाले को। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? याद करो, 500 व्यापारी दान दिए थे ना, अपने धन से जमीन खरीदे थे, और जमीन खरीद के किसको दान दे दिए थे? भगवान बुद्ध को। तब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का ये जन्म हुआ। जनता के उदार दान से हुआ था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 विद्यार्थी के दान से हुआ, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद करके किसको दान में दे दी थी? बुद्ध को दान में दे दी थी। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्सिंग कौन था और उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? तो इत्सिंग ये चीनी यात्री था। उसने बताया है कि नालंदा के बिहार में 300 कमरे और 8 मंडप थे। को कमरा था? 300 और को मंडप था? 8 गो। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के भरण पोषण के भूमि एवं भवनों के अतिरिक्त नित्य प्रति व्यय के लिए 100 गांवों की अक्षय आय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। 100 गांवों का जो पैसा था वो किसको दिया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। और इत्सिंग के समय इसकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी? 200 गांव तक हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल, इन 3 राज्यों ने नालंदा, यहां पे नालंदा होगा, नालंदा के निर्माण में, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये बहुत ज्यादा योगदान कौन दिया था? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल ने दिया था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इन ताम्रपत्र से, इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री देवपुत्र ने मगध सम्राट देवपाल के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि उनकी ओर से, सोचो, जो दूसरे देश के राजा हैं वो दूसरे देश के राजा से कह रहे हैं कि कृपया आप 5 गो गांव का दान नालंदा की ओर ले दीजिए। इस प्रकार यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। तो मतलब विदेश का आदमी आके कह रहा है यहाँ पे कि आप ऐसा कुछ कर जाइए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? याद कीजिए। सबसे पहला अनिवार्य था भाषा का सम्यक ज्ञान के लिए शब्द विद्या या व्याकरण। व्याकरण पढ़ना वहां पे क्या था? अनिवार्य था। बुद्धि की परख के लिए क्या पढ़ना था? हेतु विद्या या व्याकरण, मतलब कि यहाँ पर रीजनिंग पढ़ना था। बुद्धि की परख के लिए हेतु विद्या या तर्क शास्त्र। व्यवहारिक ज्ञान तथा आर्थिक लाभ के लिए शिल्प विद्या, कुछ ना कुछ आपको कला चीज पढ़ना ही था। इसके अतिरिक्त धर्म एवं दर्शन, इनका अनिवार्य था पढ़ना, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलिए लिख लीजिए। जैसे मेरे पास आइएगा तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ही नालंदा में था। हम भी नालंदा जैसा बना दे रहे ना। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के महान विद्वान थे। इनसे पहले धर्मपाली संस्था के कुलपति थे। पहले जो आचार्य थे वहां के कौन थे? शीलभद्र।
तिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि प्रसिद्ध अति प्रसिद्ध विद्वान थे। वहां के अति प्रसिद्ध विद्वान में ये सब आते थे, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान दान की क्या विशेषता है? प्रश्न है कि ज्ञान दान की क्या विशेषता है? तो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित होता है। इसमें न तो बांटने वाले को तृप्ति होती है और न ही लेने वाले को। ज्ञान दान की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें न तो ज्ञान देने वालों की तृप्ति होती है और न ज्ञान लेने वालों की। इस तरह से इस पाठ का ये क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।